चलिए आते हैं अपने सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। इसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर आप लोगों ने अपने सीनियर से सुना है कि सबसे टफ चैप्टर है, इसे छोड़ के चले जाना चाहिए, तो इसका मैं वर्दीनेस बता दूं। इसका हर एग्जाम में कम से कम 10 मार्क का क्वेश्चन आया है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स आपको 40 पासिंग लगते हैं। अगर 15 मार्क यहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं, फिर 10 मार्क, तो ऑलमोस्ट आपकी 25% ऑफ पासिंग, यानी कि आपको फिर पास होने का कभी टेंशन नहीं रहेगा। वही अगर आप ये छोड़ के जाते हो तो फिर आपको 90 में से 40 लेने पड़ेंगे। चैप्टर में इतनी अच्छे से करवा के दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये टफ है। बेटा, स्टैंडर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक। स्टैंडर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिक। यहाँ पे बेसिक से मैं इंटर का बेसिक नहीं बोल रहा बेटा, मैं आपका बेसिक ही बोल रहा हूँ। फिफ्थ स्टैंडर्ड का, फिफ्थ स्टैंडर्ड का बेसिक प्लस थोड़ा सा कॉमन सेंस, बात खत्म। स्टैंडर्ड कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या बताएंगे हम? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इतना हवा बना दिया है लोगों ने। सब बोलते हैं इसके फॉर्मूले रटो। जितनों से मिलोगे ना, सब बोलेंगे फॉर्मूले रटो, फॉर्मूले रटो, फॉर्मूले रटो, फॉर्मूले से ही है। मैं मेरा मानना है फॉर्मूले इसमें सबसे लास्ट पार्ट फॉर्म करते हैं, सबसे लास्ट, यानी कि आखिरी। सिर्फ यानी कि फॉर्मूले का अगर मैं बोलूँ चैप्टर में सिर्फ 20 से 30% रोल है। सर कैसा फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आंसर कैसे निकालोगे? बेटा, आप जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा, मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता हूँ। एक टर्म आएगा अपना SQ निकालना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना। जब मैं स्टैंडर्ड को कंपेयर करूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है सब कुछ देखेंगे। बस सबसे इंपॉर्टेंट मैं अभी से आपको डोर बांध रहा हूँ कि जब भी मैं SQ वर्ड बोलूँ, इसको इतनी अच्छे से समझना, इतने अच्छे से समझना जिसकी हद ना हो, जिसकी हद ना हो। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो पहले थोड़ा सा बेसिक शुरू करता हूँ मैं। क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? पक्का इतना समझ के रखना बेटा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कुछ बहुत नई चीज नहीं है। ये आप लोग भी करते हो, हम लोग भी करते हैं। आप लोग भी करते हो और हम भी करते हैं। सर ऐसा क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? उनको तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड सेट करना। स्टैंडर्ड सेट करना मतलब अपने लिए बेंचमार्क लेके आना। बेंचमार्क अब किस किस से हो सकता है आपके पूरे, मैं कहता हूँ कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आपका बेंचमार्क क्या हो सकता है? बेंचमार्क हो सकता है प्रॉफिट, बेंचमार्क हो सकता है सेल्स, बेंचमार्क हो सकता है क्या? कॉस्ट। फिर जब मैं कॉस्ट की बात करता हूँ तो बेंचमार्क इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें हो सकता है आपका डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट। ये सारे इस पे क्या तुम तय कर सकते हो? बेंचमार्क ला सकते हो। इन सब पे क्या ला सकते हो? जल्दी से बेंचमार्क ला सकते हो। तो ये कोई एक सेपरेट अकाउंटिंग है वो नहीं है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं। जैसे अपने प्रोसेस पढ़े थे, प्रोसेस एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिस तरीके से किया जाता है। मार्जिनल आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, ये क्या है? ये अलग सेपरेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। पर जब मैं स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, ये बस कुछ नहीं है कि टेक्निक है बेटा। ये क्या है? टेक्निक है। टेक्निक कैसी है? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, रिडक्शन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। मान लो मैंने आपको बोला आप लोगों को 50% लाने हैं, ये मेरा स्टैंडर्ड है 50%, आपका है 46%, तो मेरे पास स्टैंडर्ड कितना था? 50 का। मतलब 4% कम आया। तो अब मैं इसमें 4% में इवेल्युएशन करूंगा कि ये क्यों हुआ है, इसके लिए क्या मैं कर सकता था, क्या मैं नहीं कर सकता, एक्सेट्रा। ये जो आपने 50% तय किया, यही क्या आपका स्टैंडर्ड है, यही क्या आपका स्टैंडर्ड है। और ये जो 4% आपने निकाला, ये और कुछ नहीं, आपका वरायंस है। आपका क्या है? ये वरायंस। अब वरायंस दो टाइप के हो सकते हैं, या तो फेवरेबल होगा, या तो क्या होगा? फेवरेबल, या तो क्या होगा? अनफेवरेबल। या तो फेवरेबल या तो अनफेवरेबल। आपके फेवर में होगा या आपके आपके अनफेवर रहेगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो यही चीजें आप लोगों को पढ़नी है, यही चीजें आप लोगों को पढ़नी है। बात समझ में आ रही है? अब आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, अगर मैं लिख के जाऊँ, मैं आपको लिखने का पूरा मौका दूंगा, टेंशन मत लो। पहले समझ लो क्या करना है। जब मैं वर्ड डालता स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जब मैं वर्ड डालता क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? आप अपने बेंचमार्क तय करो। बेंचमार्क किसके? कॉस्टिंग के। कि भाई मेरा स्टैंडर्ड मेरे को कॉस्ट लगेगा 50 रुपए का, मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगेगा? 50 का। अगर आपको 46 लग रहा है या फिर 54 लग रहा है,
मैंने माना मेरा डायरेक्ट मटेरियल 50 रुपये लगना चाहिए, तो या तो 46 आएगा या तो 54 आएगा। अगर ये 46 आया तो 4 का क्या हो गया आपके लिए फेवरेबल, भाई कॉस्ट कम लगी ना डायरेक्ट मटेरियल की। और अगर 54 आया मतलब क्या हो गया ये अनफेवरेबल। अब ये जो वरायंस आया वो दो वजह से आ सकता है, या तो कंट्रोलेबल वजह से होगा या तो अनकंट्रोलेबल की वजह से होगा, या तो कंट्रोलेबल या फिर अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब क्या होगा, जिसके आपको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि लेजीनेस, कुछ और इंटरनल कंट्रोल डाल सकते हो आप अपने कोई और वेंडर से खरीद सकते हो जो सस्ता मिले। बात समझ में आ रही। ये सारे क्या कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल मतलब क्या, गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ा दी, गवर्नमेंट ने क्या बढ़ा दी ड्यूटी बढ़ा दी, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, ये आपके हाथ में नहीं है। इस वजह से अगर हो रहा तो वो अनकंट्रोलेबल। वरायंस हो रहा है तो भी आप खुश रहोगे, वरायंस आ रहा है आपके अनफेवरेबल होगा तो भी आप क्या रहोगे खुश रहोगे। क्यों खुश रहोगे, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सिंपल सी अगर एक लाइन में खत्म करूं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब सिंपल सी बात है बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब उसने स्टैंडर्ड तय करना, वो स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना, और क्या मिल जाएगा आपको वरायंस मिल जाएगा। बात समझ में आई क्या, क्या बोला मैंने वापिस से अगर मैं बोलूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब कि अपने बेंचमार्क तय करना, बेंचमार्क तय करना मतलब कि स्टैंडर्ड तय करना, फिर इस स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना, और फिर ये दोनों के वरायंसेस देखना, फिर वरायंसेस की स्टडी करना, ये कंट्रोलेबल है या फिर अनकंट्रोलेबल। अगर अनकंट्रोलेबल है तो उसको छोड़ देना, लीव इट, और अगर कंट्रोलेबल है तो इस पे वर्क करना। बस ये इतनी सी गणित है बेटा, सिर्फ इतना सा गणित है। स्टैंडर्ड है मतलब कि बेंचमार्क तय करना, बेंचमार्क मतलब कि उसको स्टैंडर्ड लेना और स्टैंडर्ड को कंपेयर करना किससे एक्चुअल से, दोनों के बीच में क्या आएंगे वरायंस आएंगे, या तो कंट्रोलेबल होंगे या तो अनकंट्रोलेबल होंगे। अगर अनकंट्रोलेबल तो उसको लीव इट, क्या करोगे लीव कर दोगे, और अगर कंट्रोलेबल तो उस पर क्या करोगे काम करोगे और उसको अपने अंदर में करोगे। और ये सारा कुछ नहीं, एक टेक्निक है, किसकी टेक्निक है, सॉरी, ये एक टेक्निक है, किसकी टेक्निक बेटा, कॉस्ट कंट्रोल की। किसकी टेक्निक है, कॉस्ट कंट्रोल की, पक्का। तो ये सारा का सारा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि बेसिक इतना ही है। अब मैं आराम आराम से धीरे धीरे आऊंगा चैप्टर पे, ठीक है। आप लोग पॉज करिए, जो लिखना है लिखिए। अब मैं आ रहा मेन चैप्टर पे। अब अब स्टैंडर्ड किस किस पे तय कर सकते हैं, स्टैंडर्ड किस किस पे तय कर सकते हैं। सबसे पहला, या तो प्रॉफिट पे स्टैंडर्ड होता है, सेल्स पे होता है, या फिर कॉस्ट पे। मेरा टारगेट है 2 लाख का प्रॉफिट का, तो स्टैंडर्ड कितना तय किया मैंने 2 लाख के प्रॉफिट का। मेरा टारगेट है टर्नओवर 10 लाख का करने का, तो मेरा टर्न स्टैंडर्ड क्या हो गया 10 लाख का। अब कॉस्ट में बहुत सारी चीज हो सकती है। आप स्टैंडर्ड तय कर सकते हो डायरेक्ट मटेरियल पे, डायरेक्ट लेबर पे, वेरिएबल ओवरहेड, सारे के सारे ओवरहेड को क्लब करके क्या ला दिया वेरिएबल ओवरहेड, या फिर फिक्स्ड ओवरहेड। सर फिक्स को रेड में क्यों लिखा बेटा, सबसे यानी लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत फिक्स्ड में ही जाती है। क्यों जाती पता नहीं, मैं आपको, यानी कि ऐसा है कि यहाँ से लेके चैप्टर लोग खोलते ही नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, इतना समझना कि लोगों के 3 3 अटेम्प्ट हो जाते हैं, लोग तब भी बोलते हैं कि हम स्टैंडर्ड छोड़ के जाएंगे। आप ट्राई करना कि किस तरीके से आप कर सकते हो, आराम से बात समझ के करेंगे अपन। मैं सबसे पहले उठाऊंगा डायरेक्ट मटेरियल को, सबसे पहले क्या उठाऊंगा डायरेक्ट मटेरियल को, और मैं ये सबका रेलिवेंस बताऊंगा, पूरा इंटरकनेक्टेड है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है वो देखेंगे। सबसे पहले अपन उठाएंगे डायरेक्ट मटेरियल को, मटेरियल कॉस्ट वरायंस, हेडिंग डालेंगे आप लोग मटेरियल कॉस्ट वरायंस, मटेरियल कॉस्ट वरायंस, पक्का। ध्यान से समझना ये होता क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है, पक्का। मटेरियल कॉस्ट वरायंस, मटेरियल कॉस्ट वरायंस, इतना ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैं आपको पहले ये समझाने के पहले थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा और कुछ बेसिक सिखाऊंगा, कुछ बेसिक। 5th स्टैंडर्ड जो मैंने आपको ऊपर बोला था 5th स्टैंडर्ड का, हेडिंग रहने दीजिए। पहले ये 3 वर्ड पे समझना, बजट, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, ठीक है। या फिर अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ,
बजट, एक्चुअल और स्टैंडर्ड। पक्का? बात समझना मेरी। मैंने सोचा था मैं 5,000 यूनिट बनाऊंगा। मैंने क्या सोचा था? मैं 5,000 यूनिट बनाऊंगा। इतना ठीक है? मेरे को हर यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल लगेगा फॉर से 2 kg और 2 kg पर यूनिट, 2 kg पर यूनिट। इतना ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो मेरे को तो मैंने कितना कंजम्पशन का सोचा था बेटा? मैंने कंजम्पशन सोचा था 10,000 kg ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है? एट द रेट फॉर से 3 रुपये। पहले अभी रुपए को नहीं आता, मैं 3 पे समझता हूँ। इतना ठीक है? हाँ सर ठीक है। अब एक्चुअल में मान लो मैंने 4,000 यूनिट बनाए। एक्चुअल में कितने यूनिट बनाए मैंने? 4,000 यूनिट। मैंने ये लगाया फॉर से 2.5 kg पर यूनिट, 2.5 kg पर यूनिट, 2.5 kg पर यूनिट। तो मेरा मैंने कितना कंजम्पशन कर लिया बेटा? 10,000 kg ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी नालायक, 10,000 kg। आप लोग क्या बोलोगे? सर हाँ ठीक है, जितना सोचा था उतना बन गया, जितना सोचा था उतना बन गया। अब बात समझना, आराम से आराम से। ये बजट है बेटा, ये बजट है, ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है। ये बजट है, आपका स्टैंडर्ड नहीं है। मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, तो फालतू कंफ्यूजन क्रिएट होगा बाद में। ये 6,000 kg कर देता हूँ, तो 6,012 और ये 15,000 kg होगा। 15,000 kg पक्का? अब आराम से शांति से मेरी बात समझना, क्योंकि इतने ही सिनारियों में आपको वो वर्ड समझ में आएगा, एसक्यू क्या होता है। मैं आता बेटा, बजट कितना था? 5,000 यूनिट कम 2 kg 10,000। तो क्या आपका स्टैंडर्ड 10,000 kg यूज करने का था, लेकिन आपने कितना बना लिए? 15,000 बना लिए। तो 5,000 का वरायंस आ गया, 5,000 kg का वरायंस, इसको मल्टीप्लाई करो रुपीज से और आपका वरायंस आ गया। क्या ये सही है? क्या 2 मिनट सोचो, सोचो मेरे साथ में, क्या ये सही है? क्या क्या ये सही होना चाहिए? बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी सही होना नहीं चाहिए। क्यों सर? सर ये ऐसा क्यों हुआ? मेरे को स्टैंडर्ड तय करना है बेटा। स्टैंडर्ड आपका निकलेगा एक्चुअल के हिसाब से। स्टैंडर्ड आपका निकलेगा कितना? एक्चुअल के हिसाब से। वापस से एक एग्जांपल लो, बात समझना। मैंने बजट बनाया था, मैंने बजट बनाया था 4,000 यूनिट का। मैंने बजट बनाया था कितने यूनिट का? 4,000 यूनिट का। मैंने सोचा था कि 2 kg पर यूनिट लगेगा, 2 kg पर यूनिट लगेगा। मेरे को कितना यूनिट लगना चाहिए था? 8,000 किलो लगने चाहिए थे। मेरा एक्चुअल आया फॉर सेम, मैंने भगवान को खुश कर दिया। मैंने रात दिन मेहनत किया, मैंने 7,000 यूनिट बनाए। मैंने कितने यूनिट बनाए? 7,000 यूनिट बनाया। और यूनिट में भी मैंने सिर्फ 1.5 किलो यूज किया पर यूनिट, यानी मैंने खर्चा कितना बचा लिया सोचो। तो भी अब मेरे को बताओ, मेरे को कितना मटेरियल लग गया होगा? 10,500, 10,500 का लग गया होगा मेरे को। अब मैं जब वैरिएंस निकालने बैठा, तो सीए साहब बैठे, सीए ने आर्टिकल भेजा। आर्टिकल ने बोला कितना एक्चुअल में आया तुम्हारा? 10,500। कितना सोचे थे? 8,000 का सोचे थे। मतलब कि 8,000 किलो का तुमने सोचे थे और एक्चुअल में कितना कंज्यूम कर लिए? 10,500 kg। सर ये तो गलत हो गया। आपका कितने का वैरिएंस आ गया? 2,500 kg का अनफेवरेबल वैरिएंस आ गया वो भी। मतलब कि जहां 8,000 यूज करने थे, वो आपने 10,500 यूज कर लिए। तो ये कौन सा हो गया वैरिएंस? अनफेवरेबल वैरिएंस हो गया। क्या ये बात सही है? क्या सर मैं बोलूंगा सर ऐसा कैसा? चलो अनफेवरेबल वैरिएंस आ गया, लेबर की पैसे काट लो। लेबर ने अच्छा काम नहीं किया, उनके क्या करो? पैसे काट लो। तो लेबर बेचारा क्या बोलेगा? सर ऐसा कैसा? सर मैंने तो आपने 4,000 बोले थे, मैंने 7,000 बना के दिए। आपने बोले थे 2 kg यूज करना, मैंने 1.5 kg। वो नहीं समझता। तेरे को कितना बोला था? 8,000 किलो यूज करना, तूने कितना कर लिया? 10,500। चल अनफेवरेबल के पैसे काटो, कंट्रोलेबल वैरिएंस है, मैं कंट्रोल कर सकता। कैसे? लेबर के पैसे काटूंगा, वो अगली बार अच्छे से काम करेगा। क्या ये सही है? छोड़ो कॉस्टिंग, सब कुछ छोड़ो। क्या ये सही है? क्या ये सही है? जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, क्या ये सही है? बेटा पहला आंसर आना चाहिए सर नहीं सही है। क्यों सही नहीं है? सर अगर मैं 7,000 यूनिट बना रहा, तो मैं 4,000 यूनिट से कैसे कंपेयर कर सकता? अगर मैं 7,000 यूनिट बना रहा, तो मैं 4,000 यूनिट से कैसे कंपेयर कर सकता? सर मैं भी तो वही बोल रहा कि 7,000 यूनिट 4,000 यूनिट से कंपेयर नहीं हो सकती।
वो कंपेयर किससे होगी, वो ये 7000 यूनिट से ही कंपेयर होगी। तो सर मेरे को स्टैंडर्ड तय करना है। बेटा स्टैंडर्ड तो ये है ही नहीं, ये आपका क्या है, ये आपका बजट है, ये आपका क्या है, बजट है। आपका स्टैंडर्ड हमेशा निकलेगा, ये याद रखना वर्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी विल बी ऑलवेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये रात दिन याद रखना, एक्चुअल प्रोडक्शन। सर दो मैंने 4000 यूनिट बनाए, पर मैंने एक्चुअल में कितना बना लिया, तो ये जो एक्चुअल में 7000 यूनिट बनी उसके लिए स्टैंडर्ड क्या बोलता था। सर जो वापस से सुनना, जो एक्चुअल में क्वांटिटी बनी, जो ये एक्चुअल में क्वांटिटी बनी उसके लिए स्टैंडर्ड क्या बोलता था, उसके लिए स्टैंडर्ड क्या बोलता था, बात समझना। ये 7000 किलो के लिए स्टैंडर्ड कितना बोलता था, अब ये स्टैंडर्ड है मेरा, ये 2 kg पर यूनिट, ये क्या है मेरा स्टैंडर्ड है। मतलब कि 7000 किलो के लिए अगर मैं 2 kg से लूँ, मेरे को कितना लगना चाहिए था, मेरे को 14000 किलो लगना चाहिए था, लेकिन मैंने कितना लगाया 10 500। तो मैंने कितना फायदा किया, मैंने 3500 kg का फेवरेबल वैलेंस किया। मैंने क्या किया, 3500 kg का फेवरेबल वैलेंस। बेटा बात समझना, मैं आपको सिर्फ एक ही फर्क समझाना चाहता हूँ, बजट एक्चुअल और स्टैंडर्ड का। बजट एक्चुअल और स्टैंडर्ड, बजट इज ऑलवेज फॉर बजटेड यूनिट्स, बजट इज ऑलवेज फॉर बजटेड यूनिट्स। यहाँ पे बात समझना, बजट इज ऑलवेज फॉर बजटेड यूनिट्स। मतलब आपने जितना बजट में बनाया था वो कितने यूनिट लेता, बजटेड यूनिट लेता। एक्चुअल इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल यूनिट। जो आपको एक्चुअल कॉस्ट लगेगी, ये एक्चुअल कॉस्ट वो हमेशा कौन सी कॉस्ट के लिए होंगी, वो एक्चुअल यूनिट जितना आपने बनाया होगा उसके लिए होगी। लेकिन ये बजटेड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज फॉर, यहाँ पे आपका दिमाग क्लिक होना चाहिए, सर हाँ ये किसके लिए रहेंगी, ये एक्चुअल यूनिट या फिर एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए होगी। ये किसके लिए होगी, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। सर नहीं समझ में आया, सर वापस से समझाओ। बेटा अगर ये नहीं समझ में आया ना, आगे मत बढ़ना। स्टैंडर्ड का सबसे बेसिक अगर ये नहीं पढ़ा आपने, अभी तक नहीं समझा, तो आपका स्टैंडर्ड पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और यही चीज को मैं बोलता हूँ SQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वापस से बात समझना मेरी, मैं वापस से एग्जांपल लूंगा। ये ऊपर वाला एग्जांपल जो मैंने छोड़ दिया था, मैं कहता बजट कितनी यूनिट लेता, 5000 यूनिट लेता, मैंने 2 kg पर यूनिट यूज करना था, तो मेरा कंजम्पशन कितना आ रहा था, 10,000 किलो मेरे को कंजम्पशन करना था। पक्का, मैंने कितने यूनिट बना दिए, मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है मेरा 6000 यूनिट का। मैंने क्या ज्यादा यूनिट का यूज किया क्या, मेरे को बोलता था बजट। मेरा बजट ने मतलब मैंने तय करके रखा बेटा, ये मेरा स्टैंडर्ड है कि मेरे को डायरेक्ट केजी 2 kg पर यूनिट बनाना है, ये मेरा बेंचमार्क है। ये मेरा बेंचमार्क नहीं है, ये मेरा बेंचमार्क नहीं है। बेटा मैंने जब भी ऊपर समझाया, मैंने आपको क्लियरली बोला स्टैंडर्ड क्या है, बेंचमार्क। उस बेंचमार्क से आप स्टैंडर्ड तय करते। मेरे को बताओ ये 5000 यूनिट क्या आपका बेंचमार्क है, बेटा नहीं है ये बेंचमार्क। बेटा ये बेंचमार्क नहीं है, बेंचमार्क ये है, बेंचमार्क आप लोगों का ये है। बात समझ में आ रही है, यानी कि सर यहाँ पे जब मैं स्टैंडर्ड निकालूंगा तो स्टैंडर्ड में निकालूंगा 6000 यूनिट्स के लिए। जब मैं स्टैंडर्ड निकालूंगा, बेटा जो एक्चुअल में प्रोडक्शन हो चुका है, बजट से मेरे को कोई लेना देना नहीं, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ वो स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या होना चाहिए था। सर मैंने सोचा था मैं 1,50,000 यूनिट बनाऊंगा। मैंने सोचा था मैं 1,50,000 यूनिट बनाऊंगा, पर मैंने सिर्फ 1,00,000 यूनिट बनाई। मैंने कितनी यूनिट बनाए, 1,00,000 यूनिट। बात समझ में आ रही है, बनाया मैंने कितना 1,00,000। तो सर अब जब मैं रिजल्ट चेक करूंगा तो मैं ये 1,00,000 का कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड से, ना कि ये 1,50,000 का कंपेयर करूंगा। बात समझ में आ रही है, बड़ा सिंपल सा। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो घर है, अपने पास में एक घर है। बेटा मैं इतना फोकस इस छोटी सी बात पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टीचर्स लोग ये भूल जाते हैं, उनको लगता है कि बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात समझ में आ रही है, समझना। ये घर है, यहाँ पे 2 भाई रहते हैं, 2 भाई रहते हैं। पक्का, एक पढ़ रहा है मान लो सेकंड स्टैंडर्ड में, एक पढ़ रहा है किसमें, सेकंड स्टैंडर्ड में, और एक बंदा कर रहा है CA इंटर। एक बंदा क्या कर रहा, CA इंटर। यहाँ से आ गया रिलेटिव, यहाँ से कौन आ गया, रिलेटिव वाले भैया। रिलेटिव वाले भैया आ गए। रिलेटिव वाले भैया आके बोले, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे ये। हाँ, रिलेटिव वाले भैया आके क्या बोले,
चलो बेटा क्या हुआ, चॉकलेट खाओगे, चॉकलेट वॉकलेट दिए इनको। इन्होंने पूछे रिजल्ट, चूल रहती सबको चूल, इनके अंदर क्या निकली, चूल। ये गए बोले हाँ बेटा, बेटा कितने परसेंट है। ये सेकंड स्टैंडर्ड वाला एकदम खुश होके बोला मेरे को तो 100% आ गए। मेरे को कितने परसेंट आ गए, 100% आ गए। तो इनका थोड़ा सा चेहरा उदास हो गया, ये मन मन रोने लग गए, यार इसको इसके ऊपर तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं बोले चलो दूसरे बेटे की खींचते हैं। तो दूसरे के पास गए, ये बोला सर मैं पास हो गया, मेरे को 52% है। सी इंटर वाला बोला सर मैं पास हो गया, और एकदम खुश थे, यानी सेकंड स्टैंडर्ड वाले से भी खुश होकर बोला सर मैं पास हो गया, मेरे को 52% है। रिलेटिव को मिल गया बहाना। रिलेटिव बोला क्या बेटा तुम अपने भाई से सीखो, देखो ये अभी सेकंड स्टैंडर्ड में इसको 100% आए, तुम इतने बड़े होगा तो भी तुमको कितने आए, 52% आए, ऐसा कैसे चलेगा, आपको सिर्फ 52 आए। तो मेरे को ये बोले रिलेटिव कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि वो पैसे देने वाले थे, तो ये सी इंटर वाले ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। मेरे को अब आप लोग बताओ क्या ये सही था जो उन्होंने कंपैरिजन किया, ये सेकंड स्टैंडर्ड वाले से उन्होंने कंपैरिजन किए सीए इंटर के परसेंट। मेरे को तो एक्चुअल में ज्यादा मेहनत किसने किया होगा, सेकंड में 100% लाना इज ओके, इंटर में 52% लाना। बात समझ में आ रही है, अगर ये 60 ला लेता तो उसका रैंक आ जाता। समझ में आ रहा है, मेरे को तो कौन ज्यादा सुपीरियर था, इसका सुपीरियर था। लेकिन मेरे को तो कंपैरिजन किससे हुआ, ये इंटर का सेकंड से कंपैरिजन हुआ, क्या ये कंपैरिजन सही था। लेकिन कंपैरिजन करना है तो ये सीए इंटर का कंपैरिजन किससे करो, सीए इंटर से ही करो, सीए इंटर का कंपैरिजन करो, सीए इंटर से ही करो, तो वो कंपैरिजन समझ में आता है। यही है बेटा, यही दिक्कत है पूरे के पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। लोग ये समझ नहीं पाते कि ये तीनों अलग अलग है, बजट अलग है, एक्चुअल अलग और स्टैंडर्ड अलग है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कंपनी estimate a sale of 5 lakh units, actual production is 4 lakh 60,000. Every unit require 2 kg of direct material. Actual consumption of direct material is for same 10 lakh kg. Find standard quantity. Find standard quantity. अगर ये क्वेश्चन है बेटा, पहला इलस्ट्रेशन अगर ये क्वेश्चन आया कि कंपनी ने एस्टिमेट किया है सेल ऑफ 5 लाख यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन है 4,60,000 का, एवरी यूनिट रिक्वायर 2 kg ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, और एक्चुअल कंजम्पशन कितना है डायरेक्ट मटेरियल का 10 लाख। तो आप लोगों को पता है सर एक्चुअल कंजम्पशन तो 10 लाख है, क्वेश्चन में दिख गया। एक्चुअल कंजम्पशन कितना है, 10 लाख है, वो क्वेश्चन में दिख गया। 10 लाख केजी है। दिक्कत आती थी किसमें, स्टैंडर्ड कंजम्पशन निकालने में। सर ठीक है ना, कंपनी ने एस्टिमेट कितना किया था, 5 लाख का एस्टिमेट था, 2 लगते थे, तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख केजी। सर नो वरायंस, कोई वरायंस ही नहीं, दोनों में कितना कितना आ गया 10 लाख केजी आया, कोई वरायंस नहीं है। यही तो गलती है बेटा, यही तो गलती है। कंपनी ने एस्टिमेट 5 लाख किया था, कंपनी ने एस्टिमेट कितना किया था 5 लाख किया था, पर एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ है, प्रोडक्शन बस 4,60,000 हुआ है। प्रोडक्शन कितना हुआ है, बस 4,60,000। मतलब कि बेटा जब स्टैंडर्ड निकलेगा तो ये सेकंड स्टैंडर्ड को मैं सीए इंटर से कंपेयर करने वाला नहीं हूं, मैं सीए इंटर को सीए इंटर से कंपेयर करूंगा। मतलब कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी विल बी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब कि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ है वो कम क्यों हुआ मेरे को फर्क नहीं पड़ता। 5 लाख सोचे थे 4,60,000 हो गया, सब वो उसके रीजन अलग है, वो अलग निकालूंगा। पर जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो मैं दो सामने वाले लोगों का कंपैरिजन करूंगा, मैं ऊपर नीचे वालों को कंपैरिजन करने वाला नहीं हूं। मतलब कि जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 4,60,000। और अब स्टैंडर्ड मैंने बेंचमार्क कितना सेट किया था कि एक यूनिट को कितना लगेगा 2 kg, 2 kg, मतलब कि मेरे को 9,20,000 किलो लगने चाहिए थे, 9,20,000 किलो लगने चाहिए थे, लेकिन मेरे को कितना लग रहा है एक्चुअल में 10 लाख। मतलब कि 80,000 यूनिट का मैं 80,000 kg का मैं क्या कर रहा, अनफेवरेबल है मेरे लिए। ये कौन सा वैरिएंस है मेरा, अनफेवरेबल। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। होप आपको अब समझ में आया होगा।
फर्क क्या है? जो मैं बार बार आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोल रहा हूँ, कौन सी क्वांटिटी बोल रहा हूँ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कुछ नहीं है, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बात समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत? ये मेरा लिए इतना बेसिक था बेटा, इतनी मैंने कम से कम 15 मिनट आपको ये एक्सप्लेनेशन पे लिया हूँ कि किस तरीके से स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली जाती है। क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी, आप लोगों को दिक्कत उसी में जाने वाली है। आप लोग देखोगे कि किस तरीके से आंसर पूरे आ जाएंगे। फॉर्मूले की गारंटी मैं देता हूँ, फॉर्मूले आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, उसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आप लोग फॉर्मूले नहीं भूलोगे। पर ये जो एसक्यू निकालने का प्रॉब्लम बेटा, ये एसक्यू, बाकी जब मैं लेबर पढ़ूंगा तो उसमें स्टैंडर्ड आर्स आएंगे, जब मैं लेबर पढ़ूंगा तो स्टैंडर्ड आर्स आएंगे, जब मैं अलग अलग चीजें पढ़ूंगा तो उसमें अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड निकालने पड़ेंगे, वहां दिक्कत जाएगी। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो बेटा जो बजट होता है वो आपका एक्चुअल होने वाला नहीं है, आपका एक्चुअल होने वाला नहीं है। जो आपका एक्चुअल है, जो आपको एक्चुअल निकालोगे, वो एक्चुअल से आपका क्या निकलेगा? स्टैंडर्ड निकलेगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? कोई दिक्कत? चलो आप लोग लिख लीजिए, मैंने यहाँ से कुछ कुछ लिखवाना शुरू किया। बाकी मैं चाहूंगा कि जो एग्जाम्पल है सिर्फ आप वही लिखें, ये तीनों लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से लिखनी है। और फिर ये जो भी एग्जाम्पल है आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पक्का? कोई दिक्कत? सब कुछ ठीक? चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब आते हैं सर अपन मटेरियल में। सर उसके पहले मैं और थोड़ा सा और बेसिक लेना चाहूँगा। मैं आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन सिखाना चाहूँगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन। सर क्या सर अभी चालू करो ना, बहुत दिन हो गए। नहीं बेटा अभी ज़रूरी है, जब तक ये सब कुछ नहीं होगा मज़ा नहीं आएगा। मेरे को एसक्यू निकाल के दिया है, मेरे को एसक्यू निकाल के दिया है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में प्रोडक्ट एक्स वाई बना रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट क्या बना रहा? एक्स वाई बना रहा। उसमें मुझे तीन टाइप के मटेरियल लगते हैं, ए बी और सी। तीन टाइप के मटेरियल लगते हैं, ए बी और सी। मैं क्या बना रहा? एक्स वाई बना रहा। उसमें को तीन टाइप के मटेरियल लगते हैं, ए बी और सी। ठीक है, बिकॉज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनका दिया हुआ है 50,000 kg, 20,000 kg, और इसका दिया है 10,000 kg। सर ने बोला रेड में लिखे मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ है। नहीं सर ऐसे ही लिख दिया। एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज हुआ है वो दिया हुआ है, इसका दिया है 60,000 kg, इसका दिया है 15,000 kg, और इसका दिया है 21,000 kg। ठीक है, इतना समझ में आया? सर अब मेरे को बताओ ये एसक्यू कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। जब भी एसक्यू बोले तो ये लाइन पूरी बोलना, जिसने भी फॉर्मूला लिखते वक्त बोला नहीं वो भूल जाना कि आपको फॉर्मूला याद रहेंगे। जब भी ये एसक्यू में बोलूं आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और जब भी मैं एक ही बोलूं तो एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इतना ठीक है? हाँ सर इतना ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बात समझना, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये जो रेशो है वो रेशो कौन सा है? स्टैंडर्ड का रेशो है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड का रेशो। सर हमको समझ गया सर, जो रेशो दिया हुआ है मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज बनानी है, अगर आपको एक्स वाई बनाना है तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कम यूनिट बनानी है तो आपको रेशो कौन सा डालना पड़ेगा? 50:20:10 का। बात समझ में? मान लो कि अगर आपको 80 यूनिट बनानी है, 80 यूनिट बनानी है, ठीक है, तो उसमें 50 किसका आएगा? इसका आएगा। 20 किसका आएगा? इसका आएगा। और 10 किसका आएगा? सी का आएगा। 50 ए का, बी का 20, और यानी कि रेशो क्या बना है इसका? 50:20:10। इस पे किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? सर एक्चुअल ये क्या है आपकी? एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशो। इसका रेशो कौन सा है? एक्चुअल का रेशो है। इसका रेशो कौन सा है? एक्चुअल का रेशो है। पक्का? मतलब कि जो एक्चुअली में जो रेशो यूज हुआ है वो कौन सा रेशो है? 60:51:21। मतलब कि जितनी भी क्वांटिटी बनी है मेरी, उसके लिए मैंने कौन सा रेशो चूज किया है? ये वाला रेशो चूज किया है। ये मानते हैं आप लोग? फिर मैं कोई इतना तरीका, सर ये तो हमको पता था सर, ऐसा क्यों करा है? सर अभी रुक जाओ, 15 मिनट रुक जाओ, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। जब मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा तो आपको हर चीज समझ में आएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। सिर्फ इतना समझना कि जब मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो उसका रेशो भी कौन सा रहेगा? स्टैंडर्ड का रेशो रहेगा। बात समझ में आ रही है? और एक्चुअल क्वांटिटी उसका रेशो किसका रहेगा?
एक्चुअल का रेशियो रहेगा। मैं एक और एग्जांपल से और क्लैरिफाई करना चाहूंगा इसको। मान लो मैं पेड़ा बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा, पेड़ा बना रहा। ठीक है सर, पे में दो चीज लगती है बेटा, एक लगता खोआ, एक लगता शुगर। पेड़ा में क्या लगता है, एक लगता शुगर और एक लगता खोआ। पक्का। मान लो कि मैंने 1 लाख kg बनाने का सोचा था, 1 लाख kg बनाने का सोचा था। एक्चुअल में पेड़े बन गए मान लो 120 किलो। एक्चुअल में कितने बन गए, 120 किलो। पक्का। ये 120 किलो फॉर से स्टैंडर्ड क्वांटिटी था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी था खोए का 80,000 kg, 80,000 kg। और जो शुगर का था वो था कितना, 40,000 kg। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी था। और जो एक्चुअल में यूज हुआ, जो एक्चुअली में यूज हुआ फॉर से खोआ यूज हुआ था 60,000 kg और शुगर यूज हुआ फॉर से 60,000 kg। क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं है, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं है। मैं कहता हूँ इसका ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इन स्टैंडर्ड रेशियो। मतलब कि नॉर्मली जब पेड़े बनते हैं तो कौन से रेशियो में बनना चाहिए, 8:4। मतलब कि जितना भी तुम शुगर डालोगे उसका डबल क्या डालना पड़ेगा तुमको, ये खोआ डालना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड रेशियो हो गया 8:4। लेकिन जो एक्चुअल रेशियो था वो क्या है तुम्हारा 6:6, मतलब कि 1:1। जितना खोआ उतना शुगर। ये एक्चुअल रेशियो है और ये क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड रेशियो। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक के कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए कि स्टैंडर्ड जो रहती, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहती है वो हमेशा कौन से रेशियो में रहती है, स्टैंडर्ड रेशियो में रहती है। और जो तुम्हारी एक्चुअल क्वांटिटी रहती है वो कौन से रेशियो में रहती है, एक्चुअल रेशियो में। इसमें कोई भी दिक्कत किसी को भी कहीं से भी नहीं सर, इतना तो हम समझ गए। पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अपन ने अभी तक के क्या क्या पढ़ा, आप लोगों ने अभी तक के क्या क्या पढ़ा वो समझना, क्योंकि फ्रिक्वेंटली रिवीजन भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले सर आपने लिखा एक्स, एक्सक्यू क्या होता, सर आपने क्या बोला, जो एक्सक्यू रहता है वो क्या होता, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब कि एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितनी स्टैंडर्ड में क्वांटिटी लगनी चाहिए थी उसको क्या बोलता मैं, एसक्यू। पक्का। आप लोगों ने सीखा कि ए क्यू क्या होता है, सर आपने सीखा ए क्यू मतलब कि एक्चुअल क्वांटिटी। और ये एक्चुअल क्वांटिटी हमेशा किस लिए निकलती है, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सर कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद में आपने एक और चीज सीखी, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, अगर मेरे को एक चीज बनाने में एक से ज्यादा मटेरियल लगते हैं, अगर मेरे को एक चीज बनाने के लिए एक से ज्यादा मटेरियल लगते हैं तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो रहता है उसी को क्या बोलता है मैम, स्टैंडर्ड रेशियो। उसी को क्या बोलता है मैम, स्टैंडर्ड रेशियो। और जो एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो रहता है उसको क्या बोलता है मैम, एक्चुअल रेशियो। मतलब कि पिछले 20-25 मिनट से जो भी मैंने पढ़ाया है वो हार्डली 2 लाइन में अपने खत्म कर दी, पर इसका तुम्हारे दिमाग में इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये चीजें तुम्हारे दिमाग में हिट नहीं करेगी कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। पक्का, अच्छे समझ में आया। देखो ये सिर्फ 2 लाइन के लिए मैंने इतना इतना यूज कर चुका हूँ। पक्का। तो आप लोग आराम से समझिए मेरे साथ में कि सर एस क्यू क्या होता है और ए क्यू क्या होता है। पक्का। अब मैं दो दो टर्म और ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, एस पी और एपी। एसपी और एपी ये कोई बड़ा नियम, ये होता है स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। और ये होगा क्या, एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। ये तो सीधा सा क्वेश्चन में दे देगा कि स्टैंडर्ड प्राइस कितना है उसका और एक्चुअल प्राइस कितना है। पक्का। सिर्फ जो एसक्यू रहता है वो नहीं दिया रहता बेटा, ये जो एसक्यू रहता है ये आप लोगों को निकालना पड़ता है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्राइस फॉर वो जो तुम्हारा बजट का रहेगा वही तुम स्टैंडर्ड प्राइस सोच के चलते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअल प्राइस में भी कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है, एक्चुअल प्राइस में भी कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। पक्का। अभी तक ये ठीक है। 4 टर्म सीखे अपन ने। 4 टर्म कौन कौन से सर, सबसे पहला एसक्यू निकालना सीखे सर अपन ने। एसक्यू निकालना कैसे सीखे आपने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। दूसरा आपने सीखे क्या, एक्यू सर, एक्यू दिया हुआ रहेगा। तीसरा समझा आपने रेशियो, सर ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो करेगा, स्टैंडर्ड रेशियो में रहेगा ये। एक्चुअल क्वांटिटी कौन से रेशियो में रहेगी, सर ये एक्चुअल रेशियो में रहेगी। ठीक है सर, इतना आपने सीखे। तीसरी चीज आपने क्या सीखे, स्टैंडर्ड प्राइस, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। चौथी चीज आपने क्या सीखे, एक्चुअल प्राइस, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ, सर नहीं अभी तक के तो सब बढ़िया, सब चंगा चंगा सी, सर सब चंगा सी। अब बेटा जब मैं बात करता हूँ हेडिंग के, अब के मटेरियल
कॉस्ट वरायंस, मतलब कि आपकी जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल मतलब कि फॉर ऑब्वियस समझना कि स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में जो वरायंस रहेगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, मटेरियल कॉस्ट वरायंस। मटेरियल कॉस्ट वरायंस में सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, जो भी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में वरायंस रहेगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, मटेरियल कॉस्ट वरायंस, मटेरियल कॉस्ट वरायंस। तो सर इसका फॉर्मूला लॉजिकली सोचो, लॉजिकली स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना पैसा लगना चाहिए था पर एक्चुअल इतना पैसा लगा। वापस से फॉर्मूला कोई लिख नहीं रहा हूं मैं, अपने मन से फॉर्मूला बनाओ, स्टैंडर्ड के पूरे फॉर्मूले मन से बन जाएंगे। वापस से बोलो मेरे साथ में, स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना पैसा लगना चाहिए था, इतना पैसा लगना चाहिए था और इतना पैसा लग गया। स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना पैसा लगना चाहिए था मतलब कि स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना पैसा लगना चाहिए था मतलब कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना पैसा लगना चाहिए था मतलब कि स्टैंडर्ड की जो क्वांटिटी है इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल में जो पैसा लग गया, एक्चुअल में जो पैसा लगा उसको क्या बोलता है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर नहीं सर, स्टैंडर्ड के हिसाब से पैसा लगना चाहिए था मतलब कि एस क्यू इंटू एस पी, एक्चुअल के हिसाब से इतना पैसा लग गया यानी ए क्यू इंटू ए पी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर नहीं अभी तक के। सर एक एग्जाम्पल दे दो तो मजा आ जाएगा। हाँ सर एग्जाम्पल लिख लो। थोड़ा सा ना मैं इधर लिख रहा ताकि मैं उधर से फॉर्मूले लिख सकूं। अ कंपनी estimate a production of 1 lakh unit, 1 lakh unit. Direct material require for each unit is 0.5 kg, 0.5 kg. इधर ठीक है। Actual actual consumption of direct material is 60,000 kg. ठीक है। Standard price is 2 rupees per kg and were actual price were 2.5 नहीं, चलो 2.5 kg पर 2.5 पर kg। मतलब कि एक कंपनी है जिसने प्रोडक्शन कितना का सोची थी बेटा, 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन सोची थी, और डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज होता था स्टैंडर्ड के हिसाब से, 0.5 kg स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज होना चाहिए था। एक्चुअल में कितना यूज हो गया, 60,000 kg, और रेट आप लोगों को दिए हुए हैं 2 रुपए और 2.5। तो देखो तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दिखे सबसे पहले निकालेंगे अपन एसक्यू। वापिस से बार बार बोलेंगे मेरे साथ, एसक्यू मतलब क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। पर सर यहाँ पे तो एक्चुअल प्रोडक्शन दिए नहीं, तो दे देते हैं ना आपको। एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन में 1,10,000 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन में 1,10,000 यूनिट्स। सर अगर आप लोग भूल जाओ ना तो यहाँ पे लिख के रखना, एसक्यू क्या है, 1 लाख यूनिट पे निकलेगा या 1,10,000 यूनिट पे निकलेगा। आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन, एक आपका जो एसक्यू है, जो आपका क्या है एसक्यू है, वो क्या 1 लाख यूनिट पे निकलेगा या 1,10,000 यूनिट पे? बेटा आंसर आपका बनेगा 1,10,000 यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब कि एसक्यू हो जाएगा 1,10,000 के हिसाब से, एक यूनिट पे कितना लगना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, 0.5 kg। तो आपको कितना किलो लग जाएगा बेटा, 55,000 kg। मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ गई आपकी, 55,000 kg। पक्का? तब यहाँ पे फॉर्मूला अपना लगा सकते हैं। ये 55,000 के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा आपको, ये 55,000 क्वांटिटी के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा, 2 के हिसाब से, मतलब कि इंटू 2 माइनस ये हो गया क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना कॉस्ट देना चाहिए था, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना कॉस्ट लगना चाहिए था, कितना कॉस्ट लग गया, ये 60,000 के लिए कॉस्ट लगेगा कितना, 2.5 के हिसाब से, मतलब कि 60,000 इंटू 2.5। बात समझ में क्या,
क्या बात हुई बेटा कि स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना कॉस्ट लगना चाहिए था और एक्चुअल में कितना कॉस्ट लग गया। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से लगना चाहिए था 1,10,000 रुपये और एक्चुअल के हिसाब से कितना लग गया आप लोगों को 1,50,000। तो बेटा कॉस्ट ज्यादा लग गई, कॉस्ट ज्यादा लग गई मतलब कि मेरे लिए अनफेवरेबल है, तो यहाँ पे 40,000 लिखना, बाजू में लिखना यू। ये यू का मतलब होता है अनफेवरेबल, इसी को मैं एडवर्स भी बोलता हूँ। इसी को क्या बोलता हूँ मैं? एडवर्स भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? एडवर्स, अनफेवरेबल। बात समझ में आई? सर समझ में आया कैसे निकाला मैंने? इतना सा क्वेश्चन था। पहले एसक्यू निकालो सर। एक बार एसक्यू निकल गया तो फॉर्मूला याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, फॉर्मूला याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, पक्का? सर हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया? अपन सबसे पहले में हम मटेरियल कॉस्ट वरायंस, मटेरियल कॉस्ट वरायंस के लिए मैंने क्या बोला? आप सिंपल सा बोल सकते हैं, आप एक और फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड की कॉस्ट माइनस क्या? एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने रुपए लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने रुपए लगने चाहिए थे। और और जब भी मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलता हूं तो यहाँ पे पूरा बोलिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा कैसी देखी जाती है? फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। पक्का? पक्का बात समझ में आई अच्छे से? ये लिख लीजिए पूरा। सबसे अपने एक ही फॉर्मूला पढ़े अभी तक के, ये अपने इसका पॉज करके पहले एग्जांपल को कॉपी कर लीजिए और फिर इधर आ जाइए। ये अपने अभी तक के ये पढ़े। पक्का? जो भी लिखना है आप लोग लिखते जाइए, साथ में पॉज करके लिखते जाइए, जैसा भी लिखना है। मैंने आपको अभी तक के सिर्फ एक ही चीज पढ़ाई है। क्या पढ़ा है मैंने आप लोगों को अभी तक के? अपने शुरू करे थे मटेरियल कॉस्ट वरायंस से। सर फॉर्मूला क्या बना? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड का कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सर लिखे कैसे अपन ने? एस क्यू इंटू एस पी। इससे क्या मिल रहा है मेरे को? स्टैंडर्ड का कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाले? ए क्यू इंटू ए पी। पक्का? सब बोलना सीखो, फॉर्मूला बनाना सीखिए, मन में बनते फॉर्मूले। मटेरियल कॉस्ट वरायंस, मटेरियल कॉस्ट वरायंस क्यों होगा? स्टैंडर्ड की कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड की कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। पक्का? सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा बोलूंगा, ये क्या रहेगा? एसक्यू रहेगा पूरे क्वेश्चन में। हमेशा जो एसक्यू रहेगा वो किसके लेगा? फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एसक्यू फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। कोई दिक्कत? कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अभी तक के? सर नहीं, अभी तक के सब चंगा सी। पक्का? सर अब मेरे को बताएंगे ये फर्क क्यों आएगा? फर्क क्यों आएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में फर्क क्यों आएगा? सर फर्क आएगा, सर फर्क आएगा, पता नहीं सर। सर फर्क क्यों आएगा? सोचिए, जल्दी सोचिए। स्टैंडर्ड की कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में फर्क क्यों आएगा? स्टैंडर्ड की कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में फर्क क्यों आएगा? दिमाग में जोर लगाओ। सर दो वजह से फर्क आ सकता है। सर दो वजह कौन कौन सी है? या तो प्राइस की वजह से फर्क आएगा, या तो किसकी वजह से फर्क आएगा? प्राइस की वजह से। स्टैंडर्ड प्राइस है 2 की, एक्चुअल प्राइस है 2.5 की। तो ये फर्क हो सकता है। सर या तो फर्क हो सकता है क्वांटिटी का। मेरे को क्वांटिटी यूज करनी थी 2 लाख की, मैंने क्वांटिटी यूज कर दी 2.5 लाख 3 लाख की, तो फर्क हो गया। तो फर्क या तो प्राइस की वजह से आएगा या तो क्वांटिटी की वजह से आएगा। वापस से, या तो फर्क प्राइस की वजह से आएगा या तो क्वांटिटी की वजह से आएगा। बात समझ में आ रही है? वापस से बोलेंगे मेरे साथ में, या तो प्राइस की वजह से फर्क आएगा या तो क्वांटिटी की वजह से फर्क आएगा। तो प्राइस का फर्क हटाते हैं पहले। तो प्राइस का फर्क हटाना है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या दूंगा? जो स्टैंडर्ड प्राइस है उसमें से माइनस कर दो क्या? एक्चुअल प्राइस। 2 2.5 रुपए लगने चाहिए थे, 2.5 रुपए लगने चाहिए थे, मेरे को लग गए 3। 2.5 रुपए लगने चाहिए थे, मेरे को कितने लग गए? 3। तो 2.5 का नुकसान हो गया। और कितनी क्वांटिटी पे लगे? तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू क्या? एक्चुअल क्वांटिटी। वापिस से सर, वापिस से 2.5 रुपए लगने चाहिए थे, लग कितने गए? 3। तो और कितनी क्वांटिटी में? फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। तो मेरे को तो क्या ये फेवरेबल होगा क्या अनफेवरेबल होगा? 2.5 लगने चाहिए थे, लग गए 3, तो क्या हो गया? अनफेवरेबल, मतलब कि एडवर्स, मतलब कि क्या? एडवर्स। बात समझ में आ रही है? पक्का? कोई दिक्कत? मैं वापिस से फॉर्मूला समझाऊंगा आपको। देखो,
स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, इससे क्या मिल जाएगा आपको सर, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस कि इतने लगने चाहिए थे, मेरे साथ हिंदी में बोलेंगे तो और मजा आएगा, इतने लगने चाहिए थे और लग इतने गए, एसपी माइनस एपी इंटू क्या करोगे एक्चुअल क्वांटिटी, इंटू किससे करोगे एक्चुअल क्वांटिटी। तो आपको किसका फर्क मिल जाएगा बेटा, आपको ये प्राइस वैरिएंस का फर्क मिल जाएगा। आपको किसका फर्क पड़ जाएगा, प्राइस वैरिएंस का फर्क मिल जाएगा, प्राइस वैरिएंस का फर्क मिल जाएगा। पक्का, कोई दिक्कत। सर यहाँ पे मैंने ये ए क्यू से क्यों मल्टीप्लाई किया सर, मैंने यहाँ पे एस क्यू से, सर मेरे को बताओ प्राइस का वैरिएंस आपको आपने एक्चुअल में क्वांटिटी कंज्यूम करी है उस पे लगा है ना, आप लोगों ने जो प्राइस का वैरिएंस लगा है वो एक्चुअल में जो क्वांटिटी लगी है उस पे लगा है, तो मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, ए क्यू से मल्टीप्लाई किया। पक्का। सर एक एग्जांपल, सर अपने बाजू में एक एग्जांपल लिखे थे ना, उसी को ले लेता हूँ मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 2 की, एक्चुअल प्राइस कितनी है 2.5 की, मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 2 रुपए की, एक्चुअल प्राइस कितनी है मेरी 2.5 रुपए की, मतलब 0.5 का नुकसान हो रहा है। पक्का। और सर ए क्यू क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मेरी 60,000 का कंजम्पशन एक्चुअल, तो इंटू किससे करूंगा मैं, इंटू 60,000, मतलब कितना आ जाएगा मेरा 0.5 इंटू 60,000, मतलब कि क्या हो जाएगा बेटा 30,000 एडवर्स, 30,000 एडवर्स, क्योंकि मेरा आंसर किस में आ रहा है बेटा, मेरा आंसर आ रहा है एडवर्स में। सर ये फाइंड आपको करना पड़ेगा, मैं आपको इस तरीके से फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, जानबूझ के इस तरीके से लिखा रहा हूँ ताकि अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है प्लस में आ रहा मतलब क्या है आपका फेवरेबल है, और आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो एडवर्स है, पर आपको समझना जरूरी है, आगे जाके ऐसा नहीं हो कि आपको मैंने रटवाया है ऐसा लगे आपको आंसर प्लस आया, तो मैं इसको अभी फॉर्मूला चेंज कर देता हूँ। अगर मैं ये फॉर्मूले को एपी माइनस एसपी कर दूं इंटू ए क्यू, क्या होगा सर, तो फॉर्मूला माइनस में आएगा तो फेवरेबल रहेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए मैं फॉर्मूले इस तरीके से लिखवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, कभी कंफ्यूजन पर बोलना सीखिए। 2 रुपए लगने चाहिए थे 2.5 लग गए, 2 रुपए लगने चाहिए थे कितने लग गए 2.5 लग गए, तो क्या हो जाएगा बेटा एडवर्स हो जाएगा। पक्का। सर प्राइस का वैरिएंस तो देख लिया, अब क्वांटिटी का कैसा, तो सीधी सी बात है क्वांटिटी का भी वैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, इतनी क्वांटिटी लग गई, इतनी क्वांटिटी लग गई। अब कान खोल लो बेटा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड प्राइस। सर क्यों, सर ऐसा कैसा, सर नहीं पसंद आया, अच्छा नहीं लगा हमको, सर आराम से हर चीज समझाऊंगा, एक एक जो चीज हो सकती है एकदम बच्चों जैसी चीज है हर चीज समझा के दूंगा, सिर्फ थोड़ा सा साथ दे दो मेरा। बात समझना आराम से। तो पहला प्राइस तो समझ में आया सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड की इतनी प्राइस लगनी चाहिए थी, इतनी लग गई, इंटू कर दिया अपन ने एक्चुअल क्वांटिटी, इंटू कर दिया एक्चुअल क्वांटिटी से। तब क्वांटिटी वाला समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा सोचिए मेरे साथ में, इतनी लगनी चाहिए थी, इतनी लग गई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये समझ में आया। सर ये नहीं समझ में आया कि आपने स्टैंडर्ड प्राइस से क्यों मल्टीप्लाई करें, सर एक्चुअल प्राइस से करो। सर मेरे को बताओ, आप ही लोगों ने बोला फर्क या तो प्राइस का रहेगा या तो क्वांटिटी का रहेगा, जो फर्क रहेगा या तो प्राइस का रहेगा या तो क्वांटिटी का। मेरे को तो मैं ऑलरेडी प्राइस का डिफरेंस हटा चुका हूँ, मैं ऑलरेडी किसका डिफरेंस हटा चुका हूँ यहाँ पे, ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरा प्राइस का डिफरेंस हट जाएगा, मतलब बेटा मैं आगे जितनी भी चीजें करूंगा उसमें मेरे को प्राइस का डिफरेंस नहीं लेना है, मतलब कि यहाँ पे हर जगह क्या आएगा सिर्फ मेरा स्टैंडर्ड प्राइस आएगा। मतलब कि बेटा एक बार प्राइस का डिफरेंस हट गया, एक बार प्राइस का डिफरेंस हट गया, मतलब आगे का जो डिफरेंस रहेगा वो सिर्फ नॉन प्राइस रहेगा। अगर नॉन प्राइस लेना है, अगर यहाँ पे मैं एक्चुअल प्राइस ले लूं, अगर मैं कौन सी प्राइस ले लूं, अगर मैं एक्चुअल प्राइस ले लूं तो वापस से प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे वापस से किसका डिफरेंस आ जाएगा प्राइस का, इसलिए यहाँ पे मैं कौन सी प्राइस लूंगा, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस लूंगा। सर वापिस से सर नहीं समझ में आया, सर मेरे को एक बात बताओ, फर्क किसका होगा, या तो प्राइस का फर्क होगा या तो क्वांटिटी का फर्क होगा, या तो प्राइस का फर्क होगा या तो क्वांटिटी का फर्क होगा। एक बार प्राइस का फर्क हटा दिए, ये आपने सब कुछ करे, इससे क्या हट गया, प्राइस का पूरा फर्क हट गया। एक बार प्राइस का फर्क हट गया तो उसके अंदर सिर्फ फर्क किसका बच गया सर, इसे ये क्वांटिटी का फर्क बच गया। तो सर एक बार अगर सिर्फ क्वांटिटी का फर्क बच गया तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना चाहिए। बात समझ में आई, मेरे को सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, सेलिंग प्राइस से। फॉर्मूला समझ में आया। सर या तो प्राइस का फर्क होगा या तो सॉरी प्राइस का होगा या तो क्वांटिटी का। सर प्राइस का फर्क हट गया तो आगे का डिफरेंस किसका है, क्वांटिटी का। तो मैंने क्वांटिटी के डिफरेंस के लिए क्या किया, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू सेलिंग प्राइस, इंटू क्या सेलिंग प्राइस। पक्का।
तो SQ ने कितना निकाले थे आपने क्वेश्चन में, ये 55,000, एक्चुअल में कितना आ गया था 60,000, और सेलिंग स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी ₹2। तो सॉल्व कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी आपकी 55,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी तो 60,000, और SP कितना था ₹2, मतलब कि 5,000 इंटू 2, यानी ये भी कितना आएगा 10,000, और ये भी क्या रहेगा एडवर्स। सर एक बार देखो 30,000 प्लस 10,000 कितना होता 40,000, और अगर आपको याद होगा ये अपन ऊपर आंसर निकाले थे 40,000 एडवर्स। सर ये क्या, ये तो इक्वल हो गया सर, जादू हुआ क्या? सर जादू नहीं है, सर जादू नहीं है, वापिस से समझना। मट, फर्क मटेरियल कॉस्ट वरायंस, मटेरियल का कौन सा वरायंस कॉस्ट वरायंस। सही, कॉस्ट वरायंस क्यों होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सही, फर्क या तो दो वजह से होगा, या तो प्राइस का होगा या तो क्वांटिटी का होगा। मतलब सीधी सी बात है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि इन दोनों की वजह से फर्क आ रहा, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो मेरे को किसका फर्क मिल जाएगा, इसका फर्क। तो इसका फर्क कितना आया था 40,000 एडवर्स आया था, 40,000 एडवर्स। इसका कितना आया 30,000 एडवर्स, 30,000 एडवर्स, और इसका कितना आया 10,000 एडवर्स। ये हो गया आपका आंसर। सर आंसर आ गया, खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? सर आपको ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की खासियत है कि जब भी आप आंसर लिख के आओगे एग्जाम से घर, आपके आंसर हमेशा टैली होंगे, आंसर हमेशा क्या होंगे टैली होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर टैली नहीं हो रहा। एक दो जगह होगा जब मैं आपको बताऊंगा क्यों कैसा हो रहा है, पर वो एकदम रेयर केस है, कभी एग्जाम में उसको ऐसे पूछा नहीं जाता। सर ठीक है। सर अभी तक क्या आपने क्या पढ़ा है वो लिख लेते थोड़ा। सर हाँ लिख लो पहले, ये आप लोगों ने यहाँ तक के लिख लिया था, ये दो फॉर्मूले और लिखे पहले। ये जहाँ जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपको अलग से लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने AQ से मल्टीप्लाई किया, लॉजिकल था। यहाँ पे मैंने SP से मल्टीप्लाई किया, कुछ लोगों को शायद लॉजिक ना समझा हो तो ये पढ़ना पड़ेगा बार बार। सर एक बार प्राइस का डिफरेंस हट गया तो बाकी का डिफरेंस किसका रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी का। अगर सिर्फ क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है तो मेरे को प्राइस कौन सी लेनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड प्राइस लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने प्राइस का डिफरेंस हटा चुका हूँ। एक बार प्राइस का एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस हट गया तो आगे के सारे डिफरेंस के लिए मेरे को कौन सी प्राइस लेनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड प्राइस। बात समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर एक बुक में तो कुछ और फॉर्मूले लिखे रहते हैं। सर मेरे को एक बात बताओ, ये फॉर्मूला इलेबरेट नहीं हो सकता क्या? जैसे कि फॉर सेम, मेरा अब मेरे को तो आपको फॉर्मूला का कोई बोले सर याद तो नहीं है फॉर्मूले, सर याद करना भी नहीं, मेरे को बताओ मटेरियल कॉस्ट वरायंस का फॉर्मूला, टोटल वरायंस, ये मटेरियल कॉस्ट सर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालूंगा, XQ इंटू SP। सर एक्चुअल कॉस्ट निकालूंगा AQ इंटू AP। तो मेरे को फॉर्मूले पता नहीं पर मेरे को आ गए। सर दो फॉर्मूले और बनेंगे इससे, या तो प्राइस का होगा या तो क्वांटिटी का होगा। सर प्राइस का है तो सर ठीक है, प्राइस का है कि स्टैंडर्ड प्राइस माइनस क्या कर देंगे, एक्चुअल प्राइस कर देंगे, इनटू करेंगे। सर किससे इनटू करेंगे इसको अपन, AQ से। सर यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करेंगे। और सर अब एक बार प्राइस का डिफरेंस हट गया, अगर प्राइस का डिफरेंस हट गया मतलब डिफरेंस किस करेगा, सिर्फ सेलिंग प्राइस करेगा। डिफरेंस किस करेगा, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस का। बात समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर नहीं सर तीन फॉर्मूले तो अच्छे से समझ गया। सर याद हुए क्या? सर इंपॉर्टेंट याद करना, क्योंकि ये याद तभी होंगे जब बोलना सीखोगे। मेरे साथ में बार बार बोलिए, बोलना कैसे सीखेंगे? सर अपन ने क्या सीखे कि सर मटेरियल कॉस्ट बनाने से तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सर स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। सर एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस से। उससे सिर्फ दो फर्क होंगे, या तो प्राइस का होगा या तो क्वांटिटी का होगा। सर प्राइस का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, SQ माइनस सॉरी SP माइनस सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, एक्चुअल क्वांटिटी से। सर क्वांटिटी का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू किससे कर देंगे, स्टैंडर्ड प्राइस। तो जो इंटू कर रहा है स्टैंडर्ड प्राइस से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्यों कर किया जाता है। सर इसका लॉजिक, सर इसका लॉजिक सिंपल सा है, क्योंकि एक बार प्राइस का डिफरेंस हट चुका है तो आगे का डिफरेंस सिर्फ किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वांटिटी की वजह से होना चाहिए। हाँ सर अब आगे बढ़ते हैं। सर अगर आपका, अब बात समझना, अगर आपका जो आप प्रोडक्ट बनाते हो उसमें सिंगल मटेरियल यूज होता है, अगर कौन सा मटेरियल यूज होता है, सिंगल मटेरियल यूज होता है, तो ये क्वेश्चन खत्म। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस में सिर्फ इतना ही है, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस में सिर्फ इतना ही है। पर अगर, पर अगर अगर आप लोग एक से ज्यादा मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर यूज किया था एक्स और वाई, मैंने ऊपर आपको समझाया था, ये रहा, मेरे को प्रोडक्ट क्या बनाना था,
एक्स वाई बनाना था उसकी वजह से मेरे को क्या क्या यूज करना पड़ता, ए बी और सी 3 प्रोडक्ट यूज करने पड़ रहे थे। या फिर जब मैं पेड़ा बना रहा था तो मेरे को खोआ और शुगर यूज करनी पड़ रही थी। ये 2 प्रोडक्ट जब आप एक से ज्यादा यूज करते हो, एक से ज्यादा यूज करते हो तो ये जो क्वांटिटी का डिफरेंस है, ये जो कौन सा डिफरेंस है, ये क्वांटिटी का, ये 2 वजह से और आता है। ये 2 वजह से और आता है। ये क्वांटिटी का डिफरेंस 2 चीजों से और आता है। तो 2 चीजें क्या तो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। जब तक कि ये आप रिवाइज करो पहले, तभी सेकंड लेक्चर शुरू करना पक्का। क्वेश्चंस में भी बहुत टाइम है जाने में, पहले अपन आराम से हर चीज समझेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे। चलिए, थैंक यू।